Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss your doubts based on the assignment. And now, we shall start chapter 2. Chapter 2. And force and laws of motion. Force and laws of motion. ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट फोर्स. फोर्स क्या है? तो बहुत पहले हम डेफिनेशन पढ़े हैं. फोर्स इज द पुश और पुल, और पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. या हम बोलते हैं फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो तमाम सारे डेफिनेशंस हैं. कोई भी डेफिनेशन जो आप जानते हैं वो आप लिख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, जानते भी होंगे. तो आप लिख लीजिएगा, फोर्स इज द फैक्टर विच कैन चेंज द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्टेट मतलब रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा फोर्स. फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या कर सकता है, किसी बॉडी के शेप में, साइज में और उसके स्टेट में. यानी कि स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा कि आइस से आपका बना देगा वाटर, ये स्टेट नहीं. स्टेट मतलब रेस्ट एंड मोशन. फर्स्ट चैप्टर में जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ओके, इसके लिए फोर्स की एक आवश्यकता होती है. अब बात आती है कि ये फोर्स क्या क्या कर सकता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है. इफेक्ट ऑफ फोर्स. आपको अभी मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम चाहें तो उसको, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को. जैसे रबड़ को खींच करके हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, साइज उसका बड़ा होता है. शेप मतलब जैसे आप देखो बलून हो, उसको दोनों तरफ से पुश करिए तो शेप चेंज हो जाता है, उसका साइज हो गया. और उसके स्टेट में चेंज कर सकता है. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फोर्स लगाएंगे तो मोशन में भी आ जाएगा. मोशन में है तो उसको हम रोक भी सकते हैं. कोई चीज़ आ रही है तो हम उसको फोर्स लगा कर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. जैसे ब्रेक जो है रजिस्टिव फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स लगाता है, रोटेशन के अपोजिट फोर्स लगाता है. ओके, और फोर्स जो है क्या कर सकता है, बॉडी को एक्सिलरेट भी कर सकता है और डी एक्सिलरेट भी कर सकता है. एक्सिलरेट का मतलब स्पीड बढ़ाना. जैसे अभी 5 मीटर पर सेकेंड है, अगले सेकेंड जो है 6 हो जाए, 7 हो जाए, लगातार स्पीड बढ़ा रहा हो, और फिर घटाना, दोनों. तो ये जो है हमारा कुछ काज है, इफेक्ट है सॉरी फोर्स के. तो फोर्स पहला क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज शेप, फोर्स कैन चेंज साइज, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, एंड फिफ्थ काज है इट कैन एक्सिलरेट और डी एक्सिलरेट. ठीक है ना. तो ये दो काम कर सकता है. ये 4 जो है इसके इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के. क्लियर है. अब जो है हमें फोर्स के बारे में और डिटेल जो है जानना है. तो फोर्स का डेफिनेशन कैसे होता है, कहाँ से फोर्स आया, उससे पहले जो है हम इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके को जान लेते हैं. कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्स को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एरो का जो
टिप होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ होती है एरो की वो मैग्नीट्यूड, जैसे अगर हम चाहें ये 5 न्यूटन का फोर्स है तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होता तो एरो को इधर हम बना देते, ऊपर नीचे चारों तरफ हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास है कि फोर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, पहला जो फोर्स है इसको हम नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे। नॉर्मल फोर्स कहते हैं, लिखते हैं इसको नॉर्मल फोर्स। जरा इसको समझा जाए ये नॉर्मल फोर्स है क्या। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही कमज़ोर टेबल हो, ठीक है, और उसके ऊपर आप काफ़ी भारी भरकम चीज़ रख दें तो होगा क्या, ये टेबल यहाँ से बेंड होकर के टूट जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने इसके ऊपर कोई सामान भारी भरकम रख दिया तो क्या इस पर ऐसा हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, और हल्का रख रहे हैं तो नहीं टूट रहा है। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम इसके ऊपर रख रहे हैं वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फोर्स डाल रहा है। आप बुक टेबल पे रखते हैं तो बुक टेबल के ऊपर क्या करता है, नीचे की तरफ फोर्स डालता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है, अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी नीचे तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटी के बारे में सुने होंगे आप, ग्रेविटेशन चैप्टर आगे पढ़ना भी है हमें। तो उसकी वजह से ये नीचे आना चाहता है, लेकिन ये टेबल क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बॉक्स या जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये टेबल जो है ऊपर की तरफ जो है क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो नीचे से ऊपर की तरफ टेबल जो है फोर्स लगा रहा है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, क्योंकि इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर बिल्कुल होता है ऊपर की तरफ। ये है हमारा नॉर्मल फोर्स। और जब यही नॉर्मल फोर्स कमज़ोर पड़ जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उस टेबल को तोड़ देता है। दोनों दिशा से फोर्स लगते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, रखते हैं टेबल पर, तो टेबल के ऊपर फोर्स लगता है और टेबल भी उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, तब तो रुका रहेगा। लेकिन टेबल का अगर फोर्स कमज़ोर पड़ा नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर वाला फोर्स इसको दबा देता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है डिक्लाइन फोर्स या इंक्लाइंड फोर्स, दोनों कहते हैं इसको, या उसके बाद फ्रिक्शन हम पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स लिख लिया जाए। फ्रिक्शन क्या होता है आप जानते हैं, जब किसी टेबल या इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर कोई चीज़ स्लाइड होने के लिए छोड़ दिया जाए, तो जो दोनों के सरफेस के बीच, अगर ये सरफेस बहुत स्मूथ है तो आसानी से आ जाता है, मतलब फ्रिक्शन कम होता है। और जब ये सरफेस रफ है, खुरदुरा रहेगा, तो बहुत धीरे धीरे करके आता है। जैसे हम देखते हैं बाइक वगैरह घर में चढ़ाने के लिए बनाते हैं तो उस पर लाइनिंग कर देते हैं, खुरदुरा बना देते हैं उसको, ताकि पहियों के ग्रिप आसानी से पकड़े। अगर वो एकदम स्मूथ रहेगा तब तो स्लिप करना शुरू कर देगा, मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच जहाँ पर मोशन होता है उनके बीच जो है सरफेसेस के बीच क्या लगता है, फ्रिक्शन। अगर सरफेस स्मूथ हो, बहुत एकदम स्मूथ है, तो उनके बीच फ्रिक्शन कम होगा, और सरफेस अगर रफ है तो उनके बीच फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात आती है वेट की। थर्ड जो है हमारी बात है वेट। वेट जो है डिटेल में हम जो है ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी जान लेते हैं वेट क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाया जाता है तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, और जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करता है अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को, उसी को हम कहते हैं वेट। वेट मीन्स इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया हमारा वेट। ध्यान रखिएगा, वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद जो है फ्रिक्शन हमने बता ही दिया, नॉर्मल हो गया। इंक्लाइंड फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स इसी पे लगता है, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर रख देते हैं तो अपने आप नीचे चला आता है, तो उसको हम
ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है कि स्लाइड करके नीचे चला आता है अपने आप, तो इसको भी हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की ही कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से 2-3 टाइप के जो है फोर्सेस होते हैं। अब हमें देखना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। आपने एक गेम देखा होगा टग ऑफ वार। आप देखते होंगे एक रस्सी होती है, कुछ लोग इधर से इधर की तरफ फोर्स लगाकर खींचते हैं और कुछ लोग इधर की तरफ, बीच में मार्क किया होता है और एक लाइन होती है, जिधर की तरफ ये खींच जाएगा वो जीत जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये भी बच्चे जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हों, तो ये जो बीच में मार्क किया गया है रस्सी में, वो ना इधर आएगा ना उधर जाएगा। कारण ये है जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है। तो इस ऐसे फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, इक्वल भी हो और अपोजिट भी होना है। इट मीन्स इफ 2 equal and opposite forces acting on a body, then the net force on a body becomes 0, and this type of forces, this system of this pair of forces are called balanced force. Unbalanced force क्या होंगे, अगर ये 10 न्यूटन लग रहा है और ये जो है 15 न्यूटन लग जाए तो ये सब अपनी तरफ खींच लेंगे नहीं इसको। अब जो है इनके बीच 5 का क्या है डिफरेंस है, एक जो है ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और दूसरा कम। तो इस तरह से जो है इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। इफ 2 अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन द सिस्टम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। ठीक है, 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर अनइक्वल और अपोजिट हो तो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। ठीक है ना। तो बाकी के जो डिटेल्स हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक जो है अपनी बुक से इतना जो है आप नोट्स बना लेंगे कि फोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, इफेक्ट क्या हैं, और बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।